हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने रिएक्ट नेटिव के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, जैसे कि व्यू कंपोनेंट क्या होता है, टेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, बटन कंपोनेंट क्या होता है, कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपना रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट कैसे गिटहब पे पुश कर सकते हो, ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। बिल्कुल एक जॉब रेडी मोबाइल ऐप डेवलपर बना दिया जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। यार आप कब से एक चीज सुन रहे हो यार, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स, ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं क्या और कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये पढ़ लेते हैं कि भाई कंपोनेंट्स बेसिकली है क्या। हम कब से कंपोनेंट्स का नाम सुन रहे हैं, कंपोनेंट्स क्या है। देखो, अगर मैं बेसिक मीनिंग की भी बात करूं ना, तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है किसी चीज के पार्ट्स। अब अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की यहाँ पे, तो बेसिकली कंपोनेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि आप रिएक्ट नेटिव में यूज कर सकते हो, आप रिएक्ट जेएस में भी कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, लारावेल हो, व्यू हो, एंगुलर हो, आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हो। तो ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं, ये आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं। अब किस तरह की आसानी, देखो कंपोनेंट्स का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन का यूआई डिजाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में आपकी एप्लीकेशन में जितनी भी चीजें दिखेंगी ना, वो कंपोनेंट्स के बगैर बनी नहीं सकती। चाहे आपने कोई स्क्रीन बनानी हो, स्क्रीन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपने वो बनाने हो, वो सारी चीजें कंपोनेंट्स का ही यूज करते हुए बनती हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि व्यू भी क्या है, कंपोनेंट है, टेक्स्ट भी क्या है, इटसेल्फ एक कंपोनेंट है, बटन भी क्या है, कंपोनेंट है। ये आपने जो यहाँ पे एक स्क्रीन बनाई है, ऐप स्क्रीन, ये भी क्या है, कंपोनेंट है। तो आप रिएक्ट नेटिव में ये कह सकते हो कि जितनी भी चीजें आपको आपके यूआई पे शो होंगी, वो कंपोनेंट की ही वजह से शो होंगी। कंपोनेंट्स का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन का यूआई बना सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, यार बनाते क्यों है इसको, देखो आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता ही है। जिस तरह से आप फंक्शंस बनाते थे ना जावास्क्रिप्ट में, कि एक फंक्शन बना के रख लिया ताकि आपको वो काम दोबारा नहीं करना पड़े, आपको जहां पे भी वो फीचर इंप्लीमेंट करना होता था आप सिर्फ फंक्शन का नाम कॉल करते थे, वो फीचर इंप्लीमेंट खुद ही हो जाता था। सेम यही काम आप यहाँ पे कंपोनेंट के फॉर्म में करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या बनाना है, एक ऐप बार बनाना है, एक हेडर बनाना है, या मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स वगैरह बनाने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंट बना सकता हूँ। अब जहां पे भी मुझे उनको यूज करना होगा, मुझे वो कोड वापस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, अपने कंपोनेंट को सिर्फ कॉल करवाऊंगा, वो कोड आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। अब आप बोलोगे यार फंक्शन में और कंपोनेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही तो रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं और फंक्शन भी हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही बनाते थे और यहाँ पे कंपोनेंट भी हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखो जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर आप एचटीएमएल कह लो, या ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो टैग्स होते हैं, इनको आप डायरेक्टली इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के अंदर आपको क्या फायदा हो जाता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ साथ आप यहाँ पे एचटीएमएल का कोड कह लो, यहाँ पे ये जो आपके रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स हैं, आप इनको भी साथ साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। यूज किस लिए करते हैं इनका, आपकी एप्लीकेशन का यूआई डिजाइन करने के लिए। आप कोई स्क्रीन बनाना चाहते हो, वो भी कंपोनेंट से बनेंगी। कोई छोटे छोटे पार्ट्स बनाना चाहते हो अपने स्क्रीन के अंदर, वो भी आपके कंपोनेंट्स का यूज करते हुए ही बनेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो आपके पास मल्टीपल टाइप्स होती है कंपोनेंट्स के, हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, बट एज अ बिगिनर आप क्या समझो कि आपके पास कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, दो टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन बना के कंपोनेंट बनाए ना। एक आपके पास होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब जरा इसको अच्छे से समझना, जब रिएक्ट स्टार्टिंग में आई थी ना, ठीक है, जब रिएक्ट स्टार्टिंग में आई थी तो रिएक्ट आपको ये रिकमेंड करती थी कि आप अपने कंपोनेंट्स कैसे बनाओ, क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज करते हुए बनाओ। जब आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते थे ना, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बना के देता है app.js के नाम से। उसके अंदर भी जब हम देखते थे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट बना के देता था, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता था। वो उस टाइम पे आपको खुद रिकमेंड करता था कि आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे काम करो। बट उसके बाद रिएक्ट ने खुद नोटिस करना शुरू करा कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ज्यादा ईजी होते हैं, डेवलपर्स को सबको बहुत ईजिली वो समझ में भी आ जाते हैं, ईजी टू यूज होते हैं, सारी चीजें उसमें ईजिली हो जाती हैं। तो फिर इन्होंने क्या करा, अपने आप को हल्के हल्के करके शिफ्ट करना शुरू करा फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे। और अब अगर हम बात करें तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट ऐसा समझ लो कि 0.1 या 0.2% हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे ही काम करते हैं। और अगर आप अपनी रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे, चाहे रिएक्ट जेएस हो या रिएक्ट नेटिव पे हो, वहां पर भी आपको फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की ही सारी एग्जांपल्स मिलेंगी, क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बहुत कम मिलेगी। मैं आपको एक दो वीडियोस में क्लास बेस्ड कंपोनेंट से भी थोड़ा सा
फैमिलियर करवा दूंगा, एक दो वीडियोस पे हम उस पर भी काम कर लेंगे ताकि आपको सिंटेक्स उसका भी अच्छे से आ जाए। बट हम अपना मेन फोकस किस पे रखेंगे, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे रखेंगे। और आपने खुद भी देखा कि जब मैंने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करी तो इसने जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट बना के दिया था वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट था, यानी कि अब रिएक्ट आपको खुद रिकमेंड करता है कि अब आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे काम करो, ये ईजी होते हैं, जितने भी अब रिएक्ट के एडवांस फीचर्स आते हैं वो ईजिली आप यहाँ पे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बेसिक दो टाइप के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बात कर रहे थे कि कैसे आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हो। पहली चीज तो ये कि मैं चाहूं तो मैं एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाकर उनको यूज कर सकता हूं। कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, मैं अपने कंपोनेंट का नाम बता सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैं इक्वल टू लगाऊंगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं एक एरो बनाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेरा जो कंपोनेंट है वो बेसिकली यहाँ पे बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न लिखने के बाद मुझे इस तरीके से रिटर्न की पैरेंथेसिस को ओपन करना है। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, रिएक्ट नेटिव के व्यू कंपोनेंट का यूज करूंगा ताकि इसके अंदर मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज कर सकूं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसी वाली टेक्स्ट कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके अपना नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ फरजीन अली। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। या फरजीन अली तो ऑलरेडी लिखा हुआ था यार, तो हम एक काम करते हैं यार, यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख लेता हूँ रिएक्ट नेटिव। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह लगा लेता हूँ। ये मैंने अपना फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना लिया। अभी अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, क्या मुझे अपने यूआई पे ये चीज दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने अपने फंक्शनल बेस कंपोनेंट को बना तो लिया लेकिन इसको कहीं पे भी यूज नहीं किया। तो यूज कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आऊंगा, इस कंपोनेंट के अंदर आकर मैं बोलूंगा कि भाई फर्स्ट वाले कंपोनेंट को क्या करो, यूज कर लो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अब अगर क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कमांड रन करूंगा npm स्टार्ट की, जिससे क्या होगा, मेरा मेट्रो सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये मुझसे यहाँ पे आके पूछेगा कि भाई आपने अपनी एप्लीकेशन को किस डिवाइस पे रन करना है, एंड्रॉइड पे रन करना है, iOS पे रन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड्रॉइड को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं अपनी एप्लीकेशन को कहाँ पे रन करना चाहता हूँ, कहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ, एंड्रॉइड पे। तो मैं यहाँ पर अगर ए प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब इसको रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको टाइम दे देते हैं। जैसे ये रन हो जाएगी फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो काम मैंने अपने फर्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर लिखा था रिएक्ट नेटिव, वो आपको यहाँ पे मेरे यूआई पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो और उसको यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती कि मैं एक ही फाइल के अंदर यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाऊं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाओ सबकी क्या होनी चाहिए, सेपरेट फाइल होनी चाहिए। वो आपके पास क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद आपको मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाऊंगा कि किस तरह से आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यार यहाँ पे देखो तो कोई सोर्स डायरेक्टरी नहीं बनी हुई, जो एसआरसी डायरेक्टरी होती है वो यहाँ पे नहीं बनी हुई। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक एसआरसी डायरेक्टरी यानी कि सोर्स डायरेक्टरी बना लूंगा, ताकि जितना भी मेरा कोड होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कंपोनेंट्स बनाने हैं, या मैंने कोई एसेट्स वगैरह यूज करने हैं, या मैंने कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होनी है, या मेरी किसी और चीज की कोई फाइल्स होनी है जिसमें मैंने कोडिंग करनी है, वो मैं इस एसआरसी फोल्डर के अंदर रखूंगा। अब इसके अंदर आके भी एक और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जितने कंपोनेंट्स हैं ना आपके, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जो भी आपकी स्क्रीन्स रहने वाली है बेसिकली, तो उनके लिए भी आप क्या करो, यहाँ पे आके एक सेपरेट फोल्डर बना लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर बना लूंगा, किस नाम से, कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया, और अब जितने भी कंपोनेंट्स बनाऊंगा वो इस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। तो यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करने वाला हूँ, एक फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, किस नाम से, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा first.jsx के नाम से। ये रिकमेंडेड होता है, अगर आप नहीं करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड होता है कि जिस नाम से आपने अपना कंपोनेंट बनाए उसी नाम से आप क्या करो, यहाँ पे अपनी फाइल बना लो। और ये JSX क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वो इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, हम आके यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारी यहाँ पे फाइल बन चुकी है। यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसी चीज को, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कर लूंगा, यहाँ पे आके इसको मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं कमेंट करूंगा, ये बोलेगा कि भाई फर्स्ट कंपोनेंट को कॉल करवा लो, फर्स्ट कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो बोलेंगे भाई यार थोड़ा सब्र करो, बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके मैं एंटर प्रेस करके मैं इस तरीके से इस कंपोनेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन चीजों को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले तो इस रिएक्ट को क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को भी इंपोर्ट करवाना है। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से बटन हटा दूंगा क्योंकि बटन को मैंने यूज नहीं किया है।
अब ये ESLint की और PTR वगैरह की मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ वार्निंग्स वगैरह दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे होवर करके क्विक फिक्स पे क्लिक करूँगा और डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आके भी क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा इंटायर फाइल, और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ऊपर कर देंगे। यहाँ पे ये सारा काम आपका हो चुका है। अब ये अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कंपोनेंट बना लिया और मैंने यहाँ पे इसको यूज भी कर लिया, स्टिल मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। क्योंकि पहली चीज तो क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए जिस तरह से आपने यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करवाया है, ये बटन टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट करवाए, सेम इसी तरह से आपने इस फर्स्ट वाले कंपोनेंट को भी इस फाइल से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करवाओगे आप तभी जब यहाँ से आप इसको क्या करवा रहे होगे, एक्सपोर्ट करवा रहे होगे। जैसे अगर आप इस कंपोनेंट में देखो, ये वाला जो ऐप कंपोनेंट है वो भी क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, फर्स्ट नाम है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आके मैं डायरेक्टली इसको इस तरह से कॉल नहीं करवा सकता, मुझे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा। एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आके टाइप करके लिखना शुरू करो। देखो ये आपको खुद सजेशन दे देगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इसने बोला कि भाई SRC की डायरेक्टरी के अंदर जाओ, वहां पे जाके कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर जाओ, वहां पे क्या मिलेगी, एक फर्स्ट नाम से फाइल मिलेगी, ये रही। वहां से क्या करो, फर्स्ट वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लो और यहाँ पे यूज कर लो। अब अगर क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, स्टिल आपको यहाँ पे सेम आउटपुट दिखने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा आपको यहाँ पे आपका चेंज भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना कंपोनेंट बना सकते हो और उसको रीयूज करना चाहो वो भी कर सकते हो। रीयूज कैसे होगा भाई, एक बार मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ जाए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट अभी हम रीयूजेबिलिटी देख रहे हैं, तो इसको क्या करूंगा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल बी। अब जितनी बार भी रीयूज करना था रीयूज कर लिया, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पे आपको आउटपुट आपका दिख जाएगा। देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आपको दिख चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, आप बोलोगे यार यहाँ पे जब आप रिएक्ट को इंपोर्ट करवा रहे हो कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, यहाँ पे जब आप फर्स्ट को इंपोर्ट करवा रहे हो कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप बटन टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट करवा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रेसेस आ रही हैं। इसका क्या चक्कर है, कब कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है कब नहीं यूज करनी है। देखो अगर आपने एक मॉड्यूल से मल्टीपल चीजों को क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है, पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करवा रहे, उस मॉड्यूल में से कुछ सिलेक्टिव चीजों को, कुछ मल्टीपल चीजों को आपने क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है, तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करोगे कि भाई इस वाले मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन मुझे कौन से चाहिए, बटन व्यू और टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस मॉड्यूल के अंदर, इस फाइल के अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट था फर्स्ट, तो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल करवा लिया। अगर यहाँ से भी मुझे मल्टीपल चीजों को इंपोर्ट करवाना हो तो मैं यहाँ पे भी क्या यूज करता, कर्ली ब्रेसेस का यूज करता और मैं बोलता कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सारी चीजों को इंपोर्ट करवा लो। लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर था ही एक ही कंपोनेंट और मुझे एक ही कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना था, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस चीज को इस तरह से इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ कुछ लोग पूछ रहे थे यार कभी कभी ना यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है मेट्रो नॉट रिस्पॉन्डिंग या मेट्रो कनेक्टिंग, इस तरीके से करके एक वार्निंग आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए सिंपल क्या है कि आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन कर सकते हो। कैसे रन करोगे, आपने क्या करना है, ये जो आपका अभी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है, आपने यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है, कंट्रोल C प्रेस करोगे, ये आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, मेट्रो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, आपका जो सर्वर चल रहा था वो बेसिकली यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। देखो इस तरीके का कोई वार्निंग कभी कभी आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। आप चाहो तो आप अपना इम्यूलेटर दोबारा से भी रन कर सकते हो, वरना आपके पास सिंपल क्या है कि आप यहाँ पे आके दोबारा अपनी एप्लीकेशन रन करोगे तो वो यहाँ पे रन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी करंट एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकते हो कंट्रोल C प्रेस करके यहाँ अपने टर्मिनल में, जहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, सर्वर रन हो रहा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका ये जो कोड होता है ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाता है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता ये चीज तो मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल स्पेस करता हूँ, देखो यहाँ पे फाइल के आगे देख रहे हो डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये भी सेव नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे कंट्रोल से सेव कर दूंगा, जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ से वो डॉट गायब हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो चुका है, यहाँ पे सेव हो चुका है। मैं इसको भले क्लोज कर दूं, कुछ भी करूं, यहाँ पे मेरा ये कोड सेव रहने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।